हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास NCERT साइंस चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज हम सीखेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। तो पहले बात आती है अम्ल की। तो अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। या ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, नीले को लाल में। ये जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन देते हैं, जैसे HCl, H2SO4 और सिट्रिक अम्ल आदि। ये क्या हैं? ये अम्ल के उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। तो जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा हो और H2O की अल्प मात्रा, अल्प का मीन्स होता है कि बहुत कम, बहुत थोड़ा, उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल। और जिसमें अम्ल थोड़ी मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो उसे बोलते हैं आपका तनु अम्ल। आगे हम बात करेंगे क्षारक की। तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जैसे NaOH, KOH, NH4OH। तो ये सभी क्या हैं? ये क्षारक हैं, क्योंकि इसमें एंड में क्या आ रहा है? OH आ रहा है। ठीक है। बे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर OH- आयन देते हैं उसे क्षारक कहते हैं। आगे हम बात करेंगे सूचक की। सूचक दिए गए किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति शो करता है उसे सूचक कहते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। आगे हम बात करेंगे नंबर 1, वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब यदि मान लीजिए हल्दी है, अगर हल्दी में हम अम्ल डालते हैं तो उसका रंग पीला होगा, और अगर क्षार डालते हैं तो हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। ठीक। आगे हम बात करेंगे नंबर 2, संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल मैथिल ऑरेंज या फिनोल्फ्थेलिन। आगे हम बात करेंगे नंबर 3, गंधीय सूचक। क्षार माध्यम में बदल जाए, मतलब जिन पदार्थों की खुशबू नहीं कर सकते, हाँ गंध कहेंगे। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। पहला प्याज का रस। अगर हम प्याज के रस में अम्ल डालते हैं तो उसमें तो बहुत ही तेज गंध आएगी, और अगर क्षारक डालते हैं तो कोई गंध नहीं आएगी। वैसे ही लौंग का तेल है। अब यदि लौंग के तेल में हम अम्ल डालते हैं तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी, और अगर क्षारक डालते हैं तो अभी कोई चेंजेस नहीं होगी। आगे हम बात करेंगे अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। तो अम्ल धातु की अम्ल से क्रिया, यदि हम धातु की क्रिया अम्ल से और क्षार से करते हैं तो क्या होता है? देखिए, अम्ल से कर रहे हैं धातु की क्रिया तो लवण बन रहा है। HCl क्या है? अम्ल है। Zn धातु है और ZnCl2 क्या है? लवण है। यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो लवण प्राप्त होता है क्षारक के साथ। अब यदि क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। NaOH क्या है? क्षार है। Zn क्या है? धातु है। और ये Na2ZnO4 क्या हो गया? लवण हो गया। ठीक। आगे हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम हाइड्रोजन गैस कह सकते हैं। अम्ल क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट के साथ में होगी तो क्या होगा? देखिए, अम्ल है, ये क्या है? धातु कार्बोनेट।
लवण प्राप्त होगा। जैसे 2HCl प्लस Na2CO3 इजिकल टू NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब यदि आप बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन लिख के नहीं आते और थ्योरी लिख के आते तो आपके नंबर कम आएंगे। आप रिएक्शन के साथ ही थ्योरी लिखना, आपको रिएक्शन एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। आगे है अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। अब यदि हम अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ करें तो क्या प्राप्त होगा? NaCl प्राप्त होगा जो कि लवण है, CO2 प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ये तीनों चीजें प्राप्त होंगी जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ में करेंगे। आगे हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। अब यदि हम CO2 को चूने के पानी से बहाते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, अर्थात CaOH2 प्लस CO2 इजिकल टू CaCO3 प्लस H2O। ये CaOH2 का होल ट्वाइस क्या है? बुझा चूना। यदि हम बुझे चूने की अभिक्रिया CO2 के साथ में करेंगे तो हमें CaCO3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आगे हम बात करेंगे अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया। अब यदि हम अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ में करते हैं तो लवण प्राप्त होगा। HCl क्या है? अम्ल है। NaOH क्या है? क्षारक है। और NaCl क्या है? लवण है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O जल। आपको सूत्र तो आपको याद ही होंगे। खैर देखिए आगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यदि अम्ल और लवण आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनकी अभिक्रिया से जो प्राप्त होगा लवण, उस पूरी रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं HCl प्लस NaOH इजिकल टू NaCl प्लस H2O। ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अम्ल की क्रिया क्षार से हो रही है। आगे हम बात करेंगे अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आखिरकार देखिए, अब यदि आपका मान, जो पदार्थ आपको दिया है उसका मान 0 से लेकर 6 तक आता है तो क्या होगा? अम्ल होगा। अब यदि आपका मान 0 से लेकर 6 के बीच में आता है, यदि 0 से लेकर 6 आ जाए, 6 तक तो होगा अम्ल। अब यदि 7 आएगा तो होगा लवण, और अगर 8 से 14 तक आएगा तो क्या होगा? क्षार। ठीक, आगे हम इसे pH स्केल में समझेंगे। देखिए 0 से 6 तक अम्ल होगा, ठीक, और 8 से लेकर 14 तक क्षार होगा, और साथ में क्या आएगा? लवण आएगा। 7 को हम उदासीन विलयन कहेंगे, क्योंकि जो लवण होगा उस लवण को उदासीन विलयन कहेंगे। तो 7 क्या हो गया? उदासीन हो गया। 0 से 6 तक अम्ल हो गया, 8 से 14 तक क्षार हो गया। आगे हम बात करेंगे दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो हमारे शरीर 7 से 7.8 pH के बीच में कार्य करता है, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो वर्षा अम्लीय होती है। जो मतलब साइंस में आता है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो जिस वर्षा का pH मान 5.6 या 5.5 से नीचे आ जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नंबर 3, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर
दोनों नहीं आएगा, यहाँ पर दांतों आएगा। आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे दांतों आएगा। दांतों का 6 प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का 6 होना है, मतलब दांत बेकार होना शुरू हो जाते हैं। नंबर चौथा, जो मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी के डंक में मैथिनोइक अम्ल होता है जिसके कारण जलन और दर्द होता है। मैथिनोइक अम्ल होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। ये सभी चीज़ थी आपको याद करने के वाले मतलब महत्वपूर्ण नोट्स। अब बात आती है आगे लवण की। तो लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ में करते हैं तो लवण प्राप्त होगा। जैसे HCl + NaOH = NaCl + H2O। ठीक है, यहाँ पर NaCl क्या है? लवण है। NaOH क्या है? क्षार है। HCl क्या है? अम्ल है। जिसमें Cl आ जाए, मतलब नहीं, जिसमें H+ आयन आ जाए वो तो होता है अम्ल, और जिसमें OH- आयन आ जाए उस वो होता है क्षार, और जिसमें दोनों आए प्लस भी माइनस भी वो होता है लवण। तो लवण में क्या आता है? Na+ और Cl-। ठीक है, इसमें दोनों आ रहे हैं, Na+ आ रहा है, Cl- आ रहा है, इसलिए लवण होगा। आगे हम बात करेंगे कि लवणों से रासायनों का निर्माण। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। दोहने का सोडा है, प्राइस ऑफ पेरिस है, और व्यंजक चूर्ण। हम सभी को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जब हम सोडियम, हम इसे पहले रिएक्शन से समझते हैं। देखिए, 2NaCl + 2H2O = 2NaOH + Cl2 + H2। यदि हम NaCl की अभिक्रिया H2O के साथ में करते हैं तो NaOH + Cl2 + H2 प्राप्त होगा। अब यदि आपको समीकरण याद है तो आप समीकरण से थ्योरी बना सकते हैं, पर थ्योरी से समीकरण आपको बनाने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। आप समीकरण पहले याद करना, थ्योरी आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। तो जब हम NaCl की अभिक्रिया H2O के साथ में करते हैं तो NaOH, Cl2 और H2 ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, Cl2 बनती है एनोड पर, H2 बनती है कैथोड पर, और NaOH का विलयन बनता है कैथोड के पास। आगे हम बात करें इसका यूज। तो इसका यूज ईंधन में होता है और जल की स्वच्छता के लिए होता है, और साबुन व कागज के निर्माण के लिए इसका यूज करते हैं। नंबर 2 की बात करूं तो है व्यंजक चूर्ण। इसका सूत्र होता है CaOCl2। सूत्र है इसका CaOCl2। तो निर्माण में शुष्क भुजा चूना CaOH2 पर क्लोरीन। हम इसे समीकरण से समझेंगे पहले। तो CaOH का होल ट्वाइस ये क्या है? भुजा चूना, प्लस Cl2 क्या है? क्लोरीन। जब हम भुजा चूने की अभिक्रिया Cl2 के साथ में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? व्यंजक चूर्ण, यानी CaOCl2। हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होगा। इसका यूज हम करते हैं वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र बनाने में, और लकड़ी में, जो मतलब फैक्ट्री जो होती है लकड़ी की, उनमें यूज करते हैं, और पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में, यानी पानी को शुद्ध करने के लिए। नंबर 3 बेकिंग सोडा NaSCO3। तो पहले हम इसे समझेंगे समीकरण के द्वारा। तो समीकरण में क्या है? NaCl + CO2 + H2O + NH3 = NH4Cl + NaSCO3। तो जब हम NaCl की अभिक्रिया CO2 और H2O और NH3 तीनों के साथ में एक साथ करते हैं तब हमें NH4Cl और NaSCO3 यानी कह सकते हैं बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। ठीक है, आगे हम बात करें उसके यूज की। तो इसमें यूज करते हैं अग्निशमक के इस्तेमाल में, बेकिंग पाउडर बनाने में, टार्ट्रिक अम्ल बनाने में। बहुत सारे यूज हैं इसके, बहुत सारे यूज हैं, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। आगे हम बात करें धोने का सोडा यानी Na2CO3 × 10H2O। तो धोने के सोडे का यूज होता है कि पहले हम इसकी विधि समझते हैं किस प्रकार प्राप्त होता है। तो Na2CO3, यदि हम Na2CO3 की अभिक्रिया जल के साथ में करते हैं तो हमें यही चीज प्राप्त हो जाएगी। ये क्या है? धोने का सोडा। अब बात करते हैं इसके यूज की। तो इसका यूज क्या होता है? साबुन बनाने में, साफ सफाई करने में, और जल की स्थायी कठोरता हटाने में।
नंबर 5 आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो जब हम CaSO4 की अभिक्रिया, ये CaSO4 क्या है, जिप्सम, जब हम जिप्सम की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, CaSO4 इंटू 2H2O। बात वही है, दोनों तरफ सेम ही आ रहा है। अब चाहें तो आप इससे ये लिया हो या इससे ये लिया हो, बात एक ही है, क्योंकि CaSO4 इंटू हाफ H2O ये सूत्र होता है POP का। ठीक, जब हम CaSO4 यानी CaSO4 जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वह अपने जो जल के अणु हैं उन्हें त्याग देता है और POP का रूप ले लेता है, सफेद चूर्ण के रूप में। तो इसका यूज होता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में और दीवार की सतह को चिकना करने में और सजावट के रूप में। बहुत सारे यूज हैं इसके। आगे हम बात करते हैं क्रिस्टलन का जल। तो एक सूत्र होता है लवण का, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, जैसे CuSO4 इंटू 5H2O। लवण के एक सूत्र इकाई में जितने जल के निश्चित अणु की संख्या होगी उस अणुओं की संख्या को बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। उदाहरण के लिए CuSO4 इंटू हाफ H2O। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।